नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज दिन है संडे स्टोरी का। संडे है, आपको मालूम है, किसी एक राज्य का हम जिक्र करते हैं, विश्लेषण करते हैं कांग्रेस को लेकर। तो आज एक बार फिर आपको मैं उस राज्य की तरफ ले जाना चाहूँगा जिस राज्य में जो विधानसभा चुनाव होने तो एक साल बाद है, लेकिन वो विधानसभा चुनाव आम विधानसभा चुनाव नहीं है। वो विधानसभा चुनाव बैटल ऑफ सर्वाइवल एंड बैटल ऑफ रिवाइवल का होगा। जी हाँ, कुछ पार्टियां वहां पर सर्वाइवल के लिए लड़ेंगी, कुछ रिवाइवल के लिए लड़ेंगी और मुकाबला चौकोनिया है। 3 पार्टियों का सर्वाइवल वहां दांव पे है, एक पार्टी का रिवाइवल। मैं बात कर रहा हूं पंजाब की। पंजाब में कांग्रेस सर्वाइवल के लिए लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक सर्वाइवल के लिए लड़ रही है, अकाली दल अपने राजनीतिक सर्वाइवल के लिए लड़ रही है और बीजेपी वहां रिवाइवल की लड़ाई लड़ रही है। पंजाब एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां की राजनीति और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स वहाँ बहुत होती है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक बहुत अहम रोल अदा करती है। सिखों का धर्म एक बहुत अहम रोल अदा करता है। इतना किसी और राज्य में नहीं होता। लेकिन वहाँ कांग्रेस में कुछ ऐसा हुआ जो आमतौर पे कांग्रेस में देखने को नहीं मिलता। वो हुआ ये कि जिस कांग्रेस में हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार था, वहाँ अचानक पिछले दिनों एक बदलाव देखने को मिला कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मंचों से डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ, मेरा मकसद सिर्फ पार्टी को जिताना है। ये कांग्रेस में होता नहीं है, लेकिन पंजाब में हुआ। और ऐसा नहीं, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेताओं ने मंचों से ये डिक्लेयर किया है। अब ये मुख्यमंत्री ना बनने की इच्छा के पीछे की कहानी क्या है? क्या ये सच्ची इच्छा है या सिर्फ दिखावा है या कहीं का डंडा चला है? ये समझना जरूरी है। इसके लिए मुझसे बेहतर वो शख्स आपको समझा सकता है जो खुद पंजाब की राजनीति को, उसकी नब्ज को पहचानता हो। हालांकि मैंने भी सन 98 से लेकर 2010 तक पंजाब में नौकरी करी, एक बड़े चैनल के लिए, आज तक के लिए, और उसके अलावा भी एक आध चैनल के लिए। लेकिन उस तब की राजनीति और आज की राजनीति में काफ़ी फ़र्क आया है। इसलिए आपको पंजाब में ले चलता हूँ, जहाँ 4 दशकों के आसपास की पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले राजू विलियम्स हमारे साथ जुड़ेंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राजू विलियम्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार पंजाब से। राजू भाई, एक चीज बताइए, मैं जी भी कांग्रेस को, खासकर पंजाब कांग्रेस को बड़े टाइम से, तकरीबन 98 से फॉलो कर रहा हूँ। ये जो जी आजकल नया ट्रेंड पंजाब कांग्रेस में चल रहा है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, जहां पर कुछ हम्म, दिन पहले तक हर एक गुट का मुख्यमंत्री चेहरा हुआ करता था, वहां अचानक से ये हवा कैसे बदल गई? ये ऊपरी हवा है कि सच में इसमें कुछ बदलाव आया है? हवा हुआ कोई नहीं बदली है, और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो जो इनका एक्शंस है वो इनको झूठा साबित कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि इसमें दखल दिया पंजाब के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं भूपेश बघेल जी ने। उन्होंने ये बोला कि भैया सीएम चेहरे पे कांग्रेस जो है चुनाव नहीं लड़ेगी। तो जैसा कि मीडिया में ने इसको रिपोर्ट किया है, तो वह अगर नहीं लड़ेगी तो ये फैसला क्यों? तो ये एक तरीके का अपने इस बात को कबूल करना है कि अंदर गुटबाजी है, इसीलिए तो कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ 2 बातें और जुड़ गई हैं। वो भैया अगर सीएम चेहरा पे कभी पारंपरिक तौर पे कांग्रेस सीएम चेहरा के उसमें नहीं लड़ रही थी, तो 2017 में लड़ा गया, तो वो कांग्रेस ने चुनाव जीता। तो फिर भैया 2022 में चरणजीत सिंह चन्नी, जिनको एक दलित चेहरा के रूप में पेश किया, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया और बाद में वो मुख्यमंत्री बने, तो क्या वो गलती थी? देखिए बात ऐसी है प्रदीप भाई, चेहरे की जो राजनीति है, चेहरे का एक अपना महत्व है आज की चुनावी राजनीति में। आप इससे भाग नहीं सकते। आपकी विचारधारा, आपकी रणनीति वो एक तरफ, तो सभी का जो समावेश है उससे आपकी एक रणनीति बनती है।
अब दूसरी तरफ देखिए कि जिनके साथ आपका मुकाबला है उनके पास तो चेहरा है। भगवंत मान अब कल मुक्तसर में माघी का जो मेला होता है, जो सिख जो धार्मिक परंपरा है, उसमें उसका बहुत बड़ा महत्व है। हजारों लाखों लोग वहां पे जुड़ते हैं। तो वहां पे आप देखिए कि भगवंत मान को जिस तरीके से पेश किया गया, मनीष सिसोदिया को प्रभारी है। मनीष सिसोदिया ने बस कुछ चंद मतलब ये आप कहें कि कुछ सेकंड ही बात करी है और उन्होंने बोला कि अब भगवंत मान जो है आपसे बात करेंगे। तो वो भगवंत मान की पोजीशनिंग जो है, जो 2022 में हुई है और उसके बाद अभी हुई है, तो वो बताता है कि आपके विरोधी तो चेहरे की राजनीति कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सुखबीर सिंह बादल, जो अकाली दल की स्टेज थी वहां पे, उस पे सुखबीर सिंह बादल है, उन्होंने तो वहां पे अपना एक ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम ही बता दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे। तो उसके बारे में कोई दो राय नहीं। और मजे की बात देखिए आप, आम आदमी पार्टी ने इस गलती से सबक सीखा। 2017 में कहीं वो मनीष सिसोदिया ने एक बयान दे दिया था, तो यहाँ पे हल्ला मच गया कि भैया मनीष अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। और इन्होंने चेहरा ऐलान नहीं किया अपने आम आदमी पार्टी 2017 में, और उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ा इनको कि जहां पे था कि भाई सरकार बनेगी वहां पे 20 सीटों पे सिमटी। उससे सबक सीखा और 2022 में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को चेहरा बनाया और नतीजा आपके सामने है। तो मुझे यह लगता है कि ये सारी चीजें जो है ना, ये इसी से पैदा होती है। इसकी जो जड़ है ना इस समस्या की, वो है गुटबाजी। अभी मनरेगा का पूरे चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी का एक केंद्रीय एक अभियान है, तो उसके तहत ये पंजाब में भी कर रहे हैं। और ये माघी की मेले में कांग्रेस ने स्टेज ही नहीं लगाई पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस। अरे भाई, आप दावा कर रहे हो सत्ता में आने का और आप वहां पे पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस नहीं अपनी कर रहे हो। तो वहां पे मनरेगा की जो इन्होंने की है, और दूसरे उसमें आप देखिए कि ये बातें, केडर इनका इकट्ठा हो रहा है, वर्कर वहां पे आ रहे हैं, वो मनरेगा वाले कहाँ है। तो ये है प्रोग्राम, जो ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम देना। ये मुद्दे हैं जिनके आधार पे आपको लोगों ने वोट डालना है, आपने लोगों को प्रेरित करना कि हमें वोट डालिए। और आप इसी बात को, अब मीडिया जाएगा तो मीडिया आपसे पहला सवाल यही दागते हैं कि भैया आपकी गुटबाजी चल रही है। अब एक और चीज देखिए कि अभी भी नहीं हटे, बावजूद इसके कि अपने भूपेश बघेल जी ने बोल दिया कि भैया सीएम का कोई वो नहीं होगा, कांग्रेस में राहुल गांधी का चेहरा होगा। अब पूछने वाली बात तो ये है कि भैया अब राहुल गांधी थोड़ी ना मुख्यमंत्री के लिए पंजाब में आएंगे, राहुल गांधी का चेहरा। तो नहीं, ऐसी चीजें हैं। एक और चीज चरणजीत सिंह बताइए, चन्नी एक अभी क्या कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि चरणजीत जी सिंह चन्नी की समस्या ये है कि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल है अब ये जो एक क्या कहते हैं, ये चकाचौंध, ये जो मायाधारी प्रवृत्ति है ना कि भैया वो पद जो है वो मिलना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं कि वो सभी कांग्रेस पार्टी की स्टेज लगी है, चन्नी साहब उस पर बोल रहे हैं, और सोशल मीडिया पे इनके अपने बंदे सिर्फ चन्नी जी की स्पीच है उसको काट के सोशल मीडिया पे ऊपर, यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं। और नीचे लिख रहे हैं, वड़िंग और भूपेश बघेल की मौजूदगी में चन्नी ने किया इतनी बड़ी रैली। और नीचे कमेंट्स देखिए आप, कमेंट्स क्या आ रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने चन्नी को से चेहरा नहीं बनाया तो भाई हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, ऐसे कमेंट्स आ रहे। तो ये सारा एक बना बनाया है। और ये जो व्यक्तिगत जो है ना, अपनी छवि के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, मुझे लगता है कि पार्टी के हितों की ये जी कुर्बान राजू किया भाई, जा रहा है इन्वर्टेड कॉमर्स में। एक चीज बताइए, अगर राजा वड़िंग कह रहे हैं स्टेज से कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, रंधावा कह रहे हैं, मैंने हम्म। चन्नी और बाजवा की नहीं सुनी, उन्होंने पता नहीं कहा है नहीं कही, मुझे नहीं मालूम। लेकिन स्टेज से जब कहते हैं तो ऑन रिकॉर्ड, तो आजकल तो इन्फॉर्मेशन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, ऑन रिकॉर्ड ये आ चुका है। ये क्या सिर्फ और सिर्फ वैसे ही शोशेबाजी है? कहीं आपको लगता है कि कुछ ना कुछ हाईकमान से भी स्ट्रांग मैसेज गया है कि ये गुटबाजी को खत्म करने के लिए कुछ करना होगा? शायद उस मैसेज का तो कहीं इफेक्ट नहीं है, कुछ ही चाहे टेम्परेरी हो, लेकिन हाईकमान से कुछ आया है मैसेज, आपको ऐसा लगता है? हाई कमांड का मैसेज, जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, उसी दौरान इन सभी को दिल्ली में बुलाया गया था, जो संगठन के मंत्री हैं,
राष्ट्रीय वेणुगोपाल, उन्होंने इनकी मीटिंग ली और इनको सख्त ताड़ना की गई कि भैया आप ये काम बंद करें। एक की बजाय 2 मीटिंग्स भी हुई हैं वहां पे। तो कुछ चुनिंदा जो लोग थे जो उस मीटिंग में जो अगर मुझे सही मेरी याददाश्त मेरी काम कर रही है, तो 27 नेता थे जिनको बुलाया गया था वहां पे उस मीटिंग में। ठीक है। तो उसमें उन्होंने मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ नेता थे जिन्होंने फिर जाके दोबारा उनके साथ बातचीत की, वो सारे नहीं थे, थोड़े थे। तो इनकी ये जो कश्मकश है ये पुरानी है, बावजूद देखिए प्रदीप भाई आप मुझे एक बात बताइए। अब प्रताप सिंह बाजवा भाई राज्यसभा का मेंबर रह चुके हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, यहाँ के पूर्व मंत्री रहे हैं वो पंजाब के, अब लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कितनी बार के विधायक हैं, चन्नी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और ये वड़िंग भी है। क्या ये बात हाई कमान अगर बताएगी तो तभी समझना पड़ेगा इनको? अरे भैया आप इतनी देर से राजनीति में हो, आपको नहीं पता कि पार्टी का जो हित होता है, पार्टी सुप्रीम होती है, पार्टी का हित सबसे ऊपर होता है। इनको कोई बताएगा? राहुल गांधी बताएंगे इनको कि आप ऐसा करो? ये तो खुद को समझना चाहिए इनको, जो ये काम नहीं कर रहे। अभी आपने राजा वड़िंग की बात की है कि जी वो कह रहे हैं कि वो नॉर्मली है कि वो कहते हैं कि मैं रेस में नहीं हूं। अगर रेस में नहीं है तो ये पिछले दिन इन्होंने एक वक्तव्य दिया कि जी 80 युवा जो है उनको टिकट दी जाएगी 2027 में। अब कोई इनसे पूछे कि वड़िंग साहब ये आपका फैसला है या हाईकमांड का फैसला है? वो कह रहे हैं कि मैं हाईकमांड को प्रस्ताव भेजूंगा। अरे भाई प्रस्ताव अभी भेजा नहीं है, हाईकमांड को पता नहीं है, और आपने फैसला सुना दिया। और ये क्यों सुनाया इन्होंने? यही यही ये इस किस्म की जो चालें चल रही है ना, ये गुटबाजी जो है उसी के चलते हो रहा है। इनका मतलब ये है कि यहाँ पे 80 जो लोग हैं युवा हैं, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो इनके भी अपने प्रदेश अपना जिला के अध्यक्ष भी बनाए हुए हैं। पिछले दिनों में वो नया जो पुनर्गठन हुआ था उनमें बनाए गए हैं। और तमाम जो इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, पार्टी के अंदर विंग्स है, सेल्स है, उनके जो प्रधान है, तो ये मौजूदा में खुद प्रधान है, अध्यक्ष है। तो वो क्या है कि एक गुट तैयार कर रहे हैं ताकि जब जरूरत पड़े तो वो विडिंग के साथ खड़े हों। और ये सीधा सीधा चन्नी साहब को पटकनी देने की कवायद है। अच्छा। और फिर ये बयान ये देते हैं कि भैया मैं तो रेस में नहीं। अब रेस में क्यों नहीं हो भैया? तुम रेस में हो, इसीलिए तो आप ये ऐसे बयान, क्या जरूरत आपको? जब पार्टी हाईकमान ने कोई आदेश नहीं दिया, कोई फैसला नहीं लिया कि भैया कितनों को युवा को देनी चाहिए, कितनों को देनी है, कितनों को नहीं देनी, आप कौन होते हैं बोलने वाले? जी। तो ये क्या ये किसको मैसेज दे रहे हैं? ये पार्टी के अंदर अपना एक जो गुट है उसको मैसेज दे रहे हैं। उसको मैसेज दे रहे हैं। राजू भाई एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे कि किसी भी राज्य में स्टेट लीडरशिप के अलावा एक बड़ा अहम किरदार होता है, खास करके जहां कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी हो, वो होता है प्रभारी। पंजाब जी में कांग्रेस प्रभारी भेजती है भूपेश बघेल, उससे पहले हरीश चौधरी, जो एक ठेठ हिंदी स्टेट से आते हैं। जबकि पंजाब की पॉलिटिक्स रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स है। तो मेरे ख्याल से देश में किसी और राज्य में पॉलिटिक्स का ये आधार नहीं है। तो आपको लगता है कि प्रभारी के तौर पर भी गलत चुनाव जो है वो कांग्रेस करती है पंजाब को लेकर? बड़ा बहुत ही अहम और सही अपने सवाल पूछा है। इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखिए मेरा ये मानना है कि पंजाब जीतना कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पे बेहद जरूरी है। यहां से कांग्रेस का रिवाइवल जो लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं ये। तो बाकी के देश में भी अपने केडर में विशेषकर एक नई जान फूंकने के लिए इनको कोई ना कोई स्टेट को जीतना पड़ेगा। और पंजाब से बढ़िया मौका इनके पास और कोई नहीं। और पहले भी हुआ 2017, पिछली बार भी शायद आपसे बात हुई तो मैंने कहा था कि 2017 में भी जब पंजाब जीता था कैप्टन अमरेंद्र सिंह की नेतृत्व में, तो उस वक्त भी उसके बाद ये लगातार इन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चुनाव जीते थे। अब बात आती है प्रभारी की। अब ये एक परंपरा बन गई है, कांग्रेस की ये नीति है कि भाई हमने बाहर की स्टेट का प्रभारी, इसलिए कि वो इन्फ्लुएंस ना हो। बाहर का होगा
तो वो हमें फीड, क्योंकि प्रभारी जो है वो प्रतिनिधि किसका है? हाईकमान का प्रतिनिधि है। लेकिन अब आप देखें कि जितने प्रभारी इसी नीति के चलते इन्होंने यहां पे भेजे हैं, वो सारे के सारे विफल साबित हुए हैं। अब हरीश रावत जी आए थे यहाँ पे, उत्तराखंड के सीएम रहे हैं वो, तो वो क्या करा यहाँ पे आके? उन्होंने उन्होंने कोई प्रॉब्लम डिफ्यूज नहीं की, बल्कि एक नई प्रॉब्लम खड़ी करके चले गए, और उसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा जब कैप्टन अमरेन और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में चल रहा था। अब दूसरी बात, उसके बाद हरीश चौधरी जी, उससे पहले मेरा ख्याल पहले, हाँ, हरीश चौधरी थे, अब उनको भी, वो भी बाहर के थे, और अब इन्होंने भूपेश बघेल। देखिए, कांग्रेस के लिए ये एक जीने मरने का सवाल है, पंजाब को जीतना। पंजाब में वो प्रभारी चाहिए जो पंजाब के साथ ताल्लुक हो, उसका पंजाब का हो, लेकिन अरसे से वो पंजाब से बाहर, यहां की सक्रिय राजनीति में उसका कोई वो लेन देन ना हो, लेकिन बाहर वो पंजाब से बाहर, और ऐसे हैं, ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जो पंजाब से बाहर बैठे हुए हैं लेकिन पंजाब के हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा व्यक्ति जो पंजाब को समझने के लिए, पंजाब के लिए एक कांग्रेस की रणनीति बनाने के लिए और एक सही फीडबैक देने के लिए, अनबायस्ड जो है, निष्पक्ष जो है वो तौर पे चीजों को समझने के लिए, तो पंजाब की ज्योग्राफी के बारे में उसको मालूम होना चाहिए, पंजाब की कंस्टिट्यूएंसी, उसको पंजाबी लैंग्वेज, बल्कि पंजाबी का मुहावरा, जिस मुहावरे में अपना भगवंत मान बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मुख्य प्रतिद्वंदी है, और पंजाबी का मुहावरा, अब जब प्रभारी जो है वो क्या रिपोर्ट देंगे? उनका डायरेक्ट लोगों के साथ तो कोई, अगर लोग बात भी करेंगे तो उनको वो ठेठ पंजाबी समझ नहीं पकड़ पाएंगे। तो ले दे के वो क्या करते हैं प्रभारी जो है, ये जो नेतागण अभी हैं, इनसे वो विचार विमर्श फीडबैक लेते, वो अपने अपने हिसाब से वो फीडबैक देते हैं जो उनको उनको फिट बैठती है, और वो वहां पे पहुंच जाती है। तो इसलिए प्रभारी का एक, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसके ऊपर गौर करनी चाहिए। ये कोई परंपरा की बात नहीं है भैया, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, आपके लिए एक रिवाइवल का सवाल है, आप उसके लिए ये परंपराओं को छोड़ें, आप धरातल पे देखें कि कौन सी चीज चीज प्रेगमेटिक है। अब मुझे नहीं लगता कि भूपेश बघेल जी जो है वो, उन्होंने जो उनका रोल बनता था वो अदा कर पा रहे हैं। अब भूपेश बघेल की एक और बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो वो हिंदी भाषी नहीं है, लोगों से बात करते, मीडिया से बात करते हैं तो वो हिंदी में करते हैं, और पंजाब में भैया आपको इस बात का ये बात आपके हक में नहीं जाती है, आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। जाहिर सी बात है, अगर हिंदी में बात करोगे तो आप ठेठ पंजाबी स्पीकिंग लोगों के साथ कैसे कनेक्ट पाओगे, आम जन साधारण के साथ कैसे कनेक्ट कर पाओगे? और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारा जो प्रभारी भूपेश बघेल जी, इनके ऊपर राजू ईडी भाई, ईडी लास्ट पार्ट, राजू भाई, पर ये लास्ट बात तो पार्ट, केजरीवाल पर भी लागू होती है। केजरीवाल भी तो हिंदी में ही बात करते हैं, फिर वो मैं मनीष अब उस पर सिसोदिया भी आता वही हूं, मैं मैं ये बात खत्म कर लूं। तो भूपेश बघेल जी का एक और डिसएडवांटेज है पार्टी को, क्या है कि पार्टी, इनके ऊपर वो ईडी वाला शिकंजा कसा हुआ है, और इससे पहले भी चुटकियां ले चुके हैं भगवंत मान। तो आने वाले समय में चुनाव जब नजदीक आएंगे तो ये इनको टारगेट किया जाएगा, और बीजेपी बैठी हुई है इसके लिए केंद्र में। भूपेश बघेल जी को नोटिस भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये चर्चा का विषय बनेगा, और कांग्रेस उसको डिफेंड करती रहेगी। तो ये इस तरीके से भी कोई ऐसा व्यक्ति इनको लाना चाहिए जिसको पंजाब के बारे में पता हो, और पंजाब के साथ उसका कोई ना कोई तल्लुक। दूसरी बात, अभी आपने मनीष सिसोदिया की और अरविंद केजरीवाल की बात की। अब देखिए, मैंने अभी जो उससे पहले का सवाल था उसमें मैंने बोला था कि माघी का, कल ही जो माघी का जो मेला है उसके ऊपर स्टेज लगी, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, वहां पे मनीष सिसोदिया बोले, लेकिन मनीष सिसोदिया ने कुछ चंद क्षणों में अपनी बात खत्म करके दो चार शब्द बोले और उन्होंने भगवंत मान को आगे कर दिया। अब हो क्या रहा है, अरविंद केजरीवाल पहले की तरह सक्रिय नहीं है पंजाब में, इट इज भगवंत मान हु इज होल्डिंग द फोर्ट।
पहले ये था, लेकिन एक चीज और बताता हूं आपको मैं, 2022 का चुनाव था, उसके पहले मैंने लिखा भी था। अरविंद केजरीवाल ने 2017 से सबक लेते हुए उन्होंने शुरू में ही भगवंत मान को पोजीशन करना शुरू कर दिया था चेहरे के तौर पे। और जब उन्होंने देखा कि भैया इस बार जो कांग्रेस या दूसरे हैं उनका तो हालत जो इतनी ठीक नहीं है, तो हमें जो है चेहरा जो घोषित करना चाहिए, तो उन्होंने भगवंत मान को सामने लेके आए, इस वजह से लेके आए। ये अलग बात है कि वो पीछे से वही चला वही रहे हैं, लेकिन फेस आगे भगवंत मान है और बहुत कम हो गया है। मुझे नहीं लगता कि रेगुलरली वो आ रहे हैं पंजाब में। दरअसल बात ऐसी है कि बात हिंदी और पंजाबी वर्सेस पंजाबी की भी नहीं है। बात यह है कि किन किन परिस्थितियों में आप किस व्यक्ति को ला रहे हो। जब मैं भूपेश बघेल जी की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ इसलिए उनको अनफिट नहीं मान रहा हूं कि वो हिंदी भाषी है, उसके अलावा और बड़े फैक्टर है जो मैंने गिनवाए आपको। हाँ, मैंने बोला ना रिलीजियस तो पॉलिटिक्स, हिंदी, रिलीजियस हाँ पॉलिटिक्स। हिंदी भाषी, देखिए आप हिंदी भाषी भी हो लेकिन आप अपनी बात पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को समझ में आने वाली इडियम में बात करें, कनेक्ट करें। लेकिन जिस तरीके से वो अपने भूपेश बघेल जी हैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और जो जो लुधियाना वेस्ट का अभी चुनाव हुआ था उसमें भी कोई इनका, वो भी गुटबाजी के चलते कांग्रेस का बुरा हाल हुआ। तो मेरा एक चीज बताइए, मेरा कहने का तात्पर्य राजू है भाई। कि भाषा सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, भाषा अच्छा, सिर्फ एक। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और उसके पास वो सारे दूसरे भी वो बॉक्सेस को टिक करता हो जो हमने गिनवाए हैं, ठीक है, तो वो जो जिसके खिलाफ, अब इनके खिलाफ तो अपने व्यक्तिगत रूप में भी, चाहे वो ईडी का गलत है चाहे कुछ है, तो आप अफोर्ड नहीं करती। आपका समय जाया होगा उसका जवाब दे, तो वहां पे भूपेश बघेल लायबिलिटी बन जाएंगे पंजाब में उसके लिए। राजू भाई, एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो 27 के चुनाव है, ये दरअसल किसके लिए ज्यादा बड़ी सर्वाइवल की लड़ाई है, कांग्रेस के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए? ये सभी के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है, सभी के लिए। कांग्रेस के लिए क्योंकि जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए कि दिल्ली जो उनका गृह है, जहां से वो पैदा हुई है, उनको अगर पंजाब जीतते हैं तो वो दोबारा यहां से पंजाब से इनका फिर रास्ता खुलता है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आकांक्षाएं, जो राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, वो सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक सीमित नहीं है। तो पंजाब जीतना इसलिए उनके लिए जरूरी है ताकि पंजाब से वो, अगर मान लीजिए पंजाब हार जाती है आम आदमी पार्टी, तो उसके पास क्या है? पहली बात तो ये उनकी साख, नंबर 2 उनका जो राष्ट्रीय जो उनको रुतबा मिला पार्टी का वो जाएगा उनसे, और तीसरी बात संसाधन, ये जो धन, दूसरी मशीनरी जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बाकी सारे इस्तेमाल करते हैं पंजाब सरकार, पंजाब के खजाने से, वो जाएगी इनके पास। और अब उन पार्टी की छवि ऐसी नहीं है कि लोग आके उनको चंदा दें, वो बात खत्म हो गई है उनकी। तो एक मोह भंग तो हो चुका है ना इनके साथ आम आदमी पार्टी, इसलिए पंजाब जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा है अकाली दल। अकाली दल के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर अकाली दल जो है वो पंजाब में उसकी जो कारगुजारी है 2022 में, वो मतलब इससे भी कम होती, जब उसमें सुधार नहीं आता, तो अकाली दल के पास जो बचे लोग हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग तो अकाली दल को छोड़ के चला गया नेताओं का, अरे भाई वो भी जाएगा। मैं एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूं आपको। 2007 में अकाली दल के पास 37% वोट शेयर था, 2012 में घट के 34 हो गया, 2017 में घट के 25 हो गया, और 2022 में घट के 18% हो। और इसी तरीके से इनकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी लगातार जा रही है। और तो इसलिए बहुत जरूरी है अकाली दल के लिए, तो सभी पार्टियों का, और बीजेपी, अब बीजेपी के लिए तो विशेष करके, क्योंकि वहां पे अगर बंगाल में और पंजाब दो मुख्य चुनौतियां उनके लिए। अगर बंगाल में ममता जीत भी जाती है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, अगर 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 वो जीत भी जाती हैं इस बार, ठीक है,
तो पंजाब ले दे के बचेगा एक चुनौती इनके लिए, और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है बीजेपी यहाँ पंजाब में, अलग अलग अच्छा, उसके लिए एक बड़ा विस्तार से बात विस्तार हो से सकती करेंगे, है, हाँ। एक आध मिनट खैर, में नहीं, अगर जी, आपको जी, लगे तो आप कर रहे हैं कि बीजेपी पंजाब में क्या कर रही है, जी, तो जी। उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो सभी पार्टियों के लिए ये एक चुनौती है, और बहुत ही बहुत जिसे बड़ी मैं कह चुनौती। रहा हूं उलझा हुआ, और पार्टियों के लिए भी, हम जैसे विश्लेषक है उनके लिए भी, आम लोग सवाल पूछते हैं कि क्या जी, बनेगा 2027 में, क्या होगा। लेकिन जी, जी, इतनी सी बात मैं आपको खत्म करता हूं अपनी टिप्पणी, इतनी बात कह के कि आज की तारीख में, जब अभी 1 साल का समय बचा है, आज की तारीख में अगर वोट डलती है तो पंजाब में हंग असेंबली, लंगड़ी अंग सरकार असेंबली जो वो बनने जा रही है। बनेगी। तो जैसा कि राजू भाई, मैंने इंट्रोडक्शन, आपको अगर इंट्रोडक्शन में कांग्रेस भी कहा। अगर कांग्रेस अगर कांग्रेस ऐसे चलती रही ना, तो फिर तो हंग असेंबली आएगी, जी, जी, आएगी आएगी। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में यही कहा था, तो मैं बात कर रहा था आपसे पहले कि ये बैटल ऑफ सर्वाइवल जो है वो, या बैटल ऑफ रिवाइवल, कुछ भी कह लो, पंजाब इलेक्शन होगा चारों के लिए, चाहे अकाली हो, बीजेपी हो, आपने बिल्कुल सही प्रतिभा बचा, ये सर्वाइवल और रिवाइवल दोनों की लड़ाई दोनों है। का बैटल है। तो हाँ, पंजाब में दोनों वही का होगा, बैटल। और जैसे जैसे ये बैटल के दिन नजदीक आते जाएंगे, हम आपके साथ और जुड़ते रहेंगे, हमारे दर्शकों को आपसे बहुत और अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। और आपने धन्यवाद। अगला टॉपिक तो दे ही दिया है कि जल्द अब अगली बात इसी बात पे होगी कि बीजेपी पंजाब में क्या खेल कर रही है। फिलहाल आज आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को बहुत जानकारी पंजाब के बारे में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।